बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वायरल रेप्लिकेशन एंड कल्टीवेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस जो है वो पढ़ी थी, जिसमें हमने कवर किया था न्यूक्लिक एसिड क्लासिफिकेशन। उसमें हमने ग्रुप्स पढ़े थे वायरस के, डीएनए वायरस है या आरएनए वायरस है। तो उनमें जो एग्जांपल्स आ रही थी, उनके जो ग्रुप्स थे वो सारे हमने डिटेल में डिस्कस किए थे। आज जो है हमारा टॉपिक है रेप्लिकेशन एंड कल्टीवेशन। मैंने आउटलाइन में भी आप लोगों को बताया था कि हमें रेप्लिकेशन और कल्टीवेशन भी कवर करना है, तो आज जो है हम ये दोनों टॉपिक इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। वायरल रेप्लिकेशन, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेप्लिकेशन। In general, viruses go through the following 5 steps in their replication cycle to produce more variants. ठीक है, मतलब अब जो है वायरस रिप्रोड्यूस होंगे, या आप ये कह दें कि जो होस्ट सेल यूज करके उनमें जो है वो डिफरेंट वायरस जो है वो बनना स्टार्ट होंगे, बहुत सारे। तो इनके जो है वो मेजर 5 स्टेप्स हैं। नंबर 1, एड्सॉर्प्शन, पेनिट्रेशन, सिंथेसिस, मैचुरेशन और रिलीज। फर्स्ट जो स्टेप होगा वो होगा एड्सॉर्प्शन। मीन्स अब एड्सॉर्ब होंगे वायरस, अटैच होंगे होस्ट सेल से। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एड्सॉर्प्शन। द अटैचमेंट ऑफ वायरस टू होस्ट सेल्स। सेकंड जो स्टेप होगा वो होगा पेनिट्रेशन का। एड्सॉर्प्शन के बाद फौरन से जो है वो पेनिट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो पेनिट्रेशन में क्या होगा? द एंट्री ऑफ वेरिएंट्स और देयर जीनोम इनटू होस्ट सेल। अब पेनिट्रेशन में जो है जो न्यूक्लिक एसिड है या कैप्सिड है वो पेनिट्रेट होगा होस्ट सेल में, और ये एक प्रोसेस के थ्रू होगा, जिस प्रोसेस को हम कहेंगे एंडोसाइटोसिस। थर्ड स्टेप है सिंथेसिस। अब वो पेनिट्रेट हो गए, अब जो होस्ट सेल है उसकी जो मशीनरी है, मेटाबॉलिक मशीनरी, वो यूज करते हुए बहुत से वायरस जो है वो बनना स्टार्ट होंगे। तो वो प्रोसेस होगा सिंथेसिस में। Synthesis, the synthesis of new nucleic acid molecules, capsid proteins, and other viral components within host cell while using the metabolic machinery of those cells. जाहिर है अब सिंथेसिस स्टार्ट होगी, न्यू न्यूक्लिक एसिड बनेंगे, कैप्सिड प्रोटीन्स बनेंगे, दूसरे वायरल के कंपोनेंट जो हमने पहले पढ़े वो सारे जो है अब वो सिंथेसाइज होंगे इस सिंथेसिस के स्टेप में, और वो होस्ट सेल में पेनिट्रेट होने के बाद स्टार्ट होगी। अब जो होस्ट सेल है वो यूज करके दूसरे न्यूक्लिक एसिड बनना स्टार्ट होंगे, जिसमें कैप्सिड भी आ जाएगा, दूसरे वायरल कंपोनेंट्स भी आ जाएंगे, और वो सब जो है वो होस्ट सेल में होगा। नेक्स्ट स्टेप है मैच्योरेशन। अब मैच्योर होना स्टार्ट होंगे, मींस कि अब असेंबली होगी सारी न्यूली सिंथेसाइज वायरल कंपोनेंट्स की। जैसे पहले हमने देखा कि सिंथेसाइज हुए थे ना अलग अलग, जैसे न्यूक्लिक एसिड भी बन रहा है, दूसरे कंपोनेंट्स भी बन रहे हैं, अब उसको एक शक्ल में आना है, अब असेंबल होना है बेसिकली। तो वो प्रोसेस होगा मैच्योरेशन में, द असेंबली of newly synthesized viral components into complete variants. अब जितने भी डिफरेंट कंपोनेंट्स थे अब वो असेंबल होके एक पूरा कंप्लीट जो है वो वायरस बनना स्टार्ट हो। फिर जैसे ही पूरा असेंबल हो गया वायरस, अब जो है जो सेल उन्होंने यूज किया था वहां से वो रिलीज होना स्टार्ट हो गया, तो वो प्रोसेस कहलाएगा रिलीज का। द डिपार्चर of new variants from host cell। ठीक है, अब वो होस्ट के सेल को जो है वो यूज किया, वहाँ जो है वो कंपोनेंट्स बने, असेंबल हुए, अब वहां से जो है वो रिलीज होना स्टार्ट होंगे। अब जाहिर सी बात है उन्होंने पहले ही होस्ट के सेल को इन्फेक्ट तो किया है, ठीक है, उसको इंजर्ट करके बाहर निकल जाएंगे, लेकिन जो सेल होगा होस्ट का, ठीक है,
उसको इन्फेक्ट तो उन्होंने कर लिया, अब या तो जो है वो उनकी डेथ भी हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर दफा ऐसा हो। सो रिलीज generally but not always kills host cells. Lysis of cells often produces the clinical symptoms of the infection or disease. अब अगर सेल किल हो रहे हैं तो ज़ाहिर है कोई ना कोई क्लिनिकल सिम्टम्स जो है वो नजर आएंगे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि टिश्यू डैमेज जो है वो ज़ाहिर सेल डेथ की वजह से होता है, तो उसकी वजह से जो है वो सिम्टम्स जो है वो नजर आएंगे और वो किसी डिजीज की शक्ल भी इख्तियार कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल है the herpes viruses that causes cold sores, and the pox viruses destroy skin cells as a result of viral release. अब वो तो सैंपल हो गए, उसके बाद जो है वो रिलीज भी हो गया, लेकिन अब जो इन्फेक्टेड सेल है उसको जो है नुकसान पहुंचाया, अब वहाँ में जो है वहाँ जो है क्लिनिकल सिम्टम्स जो है वो नजर आना स्टार्ट हुए। तो जो हर्पीज वायरस है, कोल्ड सोर्स जो है एक सिम्टम जो है वो मिलेगा, और जो पोक्स वायरस है वो स्किन के सेल्स को ही डिस्ट्रॉय करेंगे जैसे ही वायरस जो है वो रिलीज होगा वहां से। एंड द पोलियो वायरसेस डिस्ट्रॉय नर्व सेल्स ड्यूरिंग द रिलीज प्रोसेस। और जो पोलियो वायरसेस है वो डिस्ट्रॉय करता है नर्व सेल्स को, जब वो रिलीज प्रोसेस में जब रिलीज प्रोसेस हो रहा होता है वायरस का, तो वहाँ पे जो है वो पोलियो वायरस डिस्ट्रॉय करता है नर्व सेल्स। जैसे जब क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया भी था कि ये डिस्ट्रीब्यूट होता है और नर्वस सिस्टम को भी जो है वो ये डिस्टर्ब करता है, तो ये डिस्ट्रॉय ही करता है नर्व सेल्स को ड्यूरिंग दी रिलीज प्रोसेस। अब आ जाते हैं कल्टीवेशन ऑफ ह्यूमन वायरसेस। कल्टीवेशन ऑफ वायरस में हम ये देखेंगे कि हम किस तरह जो है वायरस को ग्रो करवा सकते हैं एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में। The cultivation of viruses from material taken from lesions is an important step in the diagnosis of many viral disease. अगर हमें डायग्नोज करना है कि कौन सा वायरल रिस्पॉन्सिबल है जो कि डिजीज कॉज कर रहा है, तो उसकी वजह से कल्टीवेशन करनी पड़ेगी वायरस की। ठीक है, मीन्स कि इसको ग्रो करवाना पड़ेगा, और ग्रो करवाने के लिए हम किसी लेजन में से जो है अपना कल्चर जो है वो लेंगे और उसको ग्रो करवाएंगे। और ग्रो करवाने के लिए ज़ाहिर है हमें कोई ना कोई मीडियम प्रोवाइड करना पड़ेगा जहां वो वायरस ग्रो हो और हम उनमें चेंजेस देखें कि क्या चेंजेस आ रही हैं, क्योंकि हर वायरस जो है अलग अलग चेंजेस जो है वो शो करेगा। तो इसीलिए वायरस जो है वो पहले हमें पूरा सैंपल लेना पड़ेगा वायरस का, जो कि हम किसी रीजन से लेते हैं, और फिर इसको जो है ग्रो करते हैं, और वो ग्रो करेंगे हम अंडर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में। वो डिपेंड करता है कि वायरस जो है वो कहाँ ग्रो होगा, क्योंकि सिर्फ एक ही कंडीशन अगर हम रखते हैं तो सारे वायरस जो है वो ग्रो नहीं करेंगे। हमें बहुत से ऑप्शंस रखने पड़ते हैं, और ये डिपेंड करता है वायरस पे कि वो कहाँ जो है अपनी ग्रोथ जो है वो ज्यादा शो करेगा। स्टडीज ऑफ द बेसिक biology and multiplication processes of human viruses also require that they are grown in laboratory under experimental condition. डायग्नोसिस पर्पस के लिए जाहिर है हम सैंपल तो ले लेंगे किसी लीजन में से, और उसको फिर ग्रो करेंगे। और ग्रो अब कहाँ कहाँ कर सकते हैं हम, किस किस कंडीशन में कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। Methods for cultivation of virus. Generally, three methods are employed for the virus cultivation. जनरली जो है वो तीन मेथड्स होते हैं कल्टीवेशन के लिए। फर्स्ट इज इनोकुलेशन ऑफ वायरस इनटू एनिमल्स। ठीक है, अब हमने सैंपल लिया वायरस का लीजन में से, ठीक है, उसको फिर हमने जो है वो इनोकुलेट किया किसी एनिमल में। आप सामने देख भी रहे होंगे पिक्चर में, आपको नजर भी आ रहा होगा कि कोई भी वायरस का जो है वो हमने सैंपल लेके और उसको जो है वो इंजेक्ट किया किसी एनिमल में। नेक्स्ट है इनोकुलेशन ऑफ वायरस इनटू एम्ब्रियोनेटेड एग्स। ठीक है, जो चिकन एग्स हैं, तो एम्ब्रियोनेटेड एग्स जो होंगे उसमें जो है हम अपना वायरस जो सैंपल होगा वो
इंजेक्ट किया जाएगा। जैसे हमने एनिमल की बात की थी, वहाँ पे हमने एनिमल यूज किया, यहाँ पे जो है वो हम एम्ब्रियोनेटेड एग यूज करेंगे, जिसमें हम वायरस जो सैंपल है वो इनोकुलेट करेंगे। और थर्ड है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर आपने लैब में भी जो है वो कल्चर मीडिया बनाया था, मैंने आपको सिखाया था सारा, आप लैब में परफॉर्म भी कर चुके हैं, क्योंकि वो बेसिकली आप न्यूट्रिएंट मीडियम बना रहे हो, ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हो ताकि जो भी आप उसमें कल्चर आप ऐड करें तो वो उसमें ग्रो हो सके, ठीक है। अब ये जाहिर, अब जो सैंपल जो हमारा है वो तो किसी वायरस का ही होगा, ठीक है, और फिर उसको जो है वो हम न्यूट्रिएंट मीडियम में जो है वो ग्रो करवाएंगे। तो बेसिकली जो है वो तीन मेथड्स हैं, इनोकुलेशन ऑफ वायरस इनटू एनिमल्स, जिसमें एनिमल यूज होंगे और वायरस जो है वो उसमें इनोकुलेट होगा। सेकंड, इनोकुलेशन ऑफ वायरस इनटू एम्ब्रियोनेटेड एग्स, अब यहाँ पे एग्स, एम्ब्रियोनेटेड एग्स यूज होंगे जिसमें हम वायरस को इनोकुलेट करेंगे। और थर्ड है टिश्यू कल्चर। सबसे पहले सेल कल्चर देख लेते हैं। Cell culture consists of cells grow in culture media, that is nutrient medium in the laboratory. ये आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, क्योंकि आपको जहन में आ रहा होगा जो आपने लैब में आपने मीडिया बनाया था, और मैंने आपको तब भी बताया था कि ये न्यूट्रिएंट मीडियम हम बना रहे हैं ताकि हमारा कोई भी कल्चर होगा वो वहाँ पे ग्रो हो सके। तो जो सेल कल्चर होगा कंसिस्ट ऑफ सेल्स ग्रोन इन कल्चर मीडिया, जाहिर सेल्स हैं उसी में ही तो वायरस होंगे ना, तो वो जो है ग्रो करवाया जाएगा न्यूट्रिएंट मीडियम में। Cells from human or other primate sources are obtained from an intact tissue. अब ये सेल आएगा कहाँ से? जो इंटैक्ट टिश्यू होगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे लीजन्स की बात हुई थी, तो यहाँ पे सेल्स की बात हो रही है कि सेल जो है वो कहाँ से ऑब्टेन किए जाएंगे, वो हम ह्यूमन से ले सकते हैं या दूसरे प्राइमेट सोर्सेज हैं जैसे मॉन्की है, वहाँ से जो है उनके इंटैक्ट टिश्यू से हम सेल्स जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। The cells will metabolize and grow, and after a few days of incubation at 37 degrees centigrade will form a continuous film or monolayer one cell thick. These cells are then capable of supporting viral replication. हमने सेल्स ग्रो ही इसलिए करवाए हैं ताकि वहाँ पे जो है वायरस की रेप्लिकेशन हो सके। जैसे हमने पिछले स्टेप्स में पढ़ा था कि रेप्लिकेशन किस तरह हो रही है, ठीक है। तो हम जब कोई भी मीडियम बनाते हैं उसमें हम कोई भी अगर सेल्स जो हैं वो उसमें हमने ऐड किए, उनको ग्रो करवाने के लिए सारे हम इंक्यूबेटर यूज करते हैं। जब भी यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है इंक्यूबेशन का, ठीक है, और वहाँ पे जो टेम्परेचर हम मेंटेन रखते हैं वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। आपको याद आ रहा होगा जब हमने न्यूट्रिएंट मीडियम बनाया था, तो यहाँ पे भी वही सेम ही है कि आपने जो है वो सेल्स जो है वो जो यूज किए थे ह्यूमन से या अदर प्राइमेट सोर्सेज से, ठीक है। अब वहाँ पे हमें उसको ग्रो करना है ताकि वायरस की रेप्लिकेशन हो सके, और उनको हम एक इंक्यूबेटर प्रोवाइड करेंगे। इंक्यूबेशन जो है पीरियड जो है वो एक होगा इनका, और उनको हम टेम्परेचर मेंटेन करेंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड में, और फिर जो है वो वहाँ पे वायरल रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी उन सेल्स में, ठीक है, क्योंकि जब हमने ग्रो ही करवाया है तो वो इसीलिए ही ताकि वायरल रेप्लिकेशन। Inoculation of cell cultures with virus containing material produces characteristic changes in the cell, ठीक है। अब हमने सेल तो ले लिए, सोर्सेज जो मैंने बात की ह्यूमन है या दूसरे प्राइमेट सोर्सेज हैं, वहां से हमने वायरस तो ले लिया, या हमने जो है वो सेल ले लिया, जाहिर उसमें मौजूद था, सेल लिया हमने उठाया, उसको जो है कल्चर मीडियम जो कि न्यूट्रिएंट मीडियम है उसमें हमने ऐड किया, और फिर उसको हमने सेल्स को ग्रो करवाया, वहाँ चेक किया कि वायरल रेप्लिकेशन हो रही है, ठीक है, क्योंकि वो जब हमने उसको ग्रो करवाया है तो अब वो सपोर्ट करेंगे वायरल रेप्लिकेशन को। अब हमें इसके बाद ये चेक करना है कि चेंजेस क्या आ रही हैं। ज़ाहिर वायरल रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गई है, अब हमें देखना है कि चेंजेस क्या हैं। Inoculation of cell cultures with virus containing material produces characteristic changes in the cells. अब वो चेंजेस क्या हैं वो आगे मैंने डिस्क्राइब की हुई है।
The replication of many types of viruses produces the cytopathic effect in which cells degenerate. ठीक है, अब साइटोपैथिक इफेक्ट क्या है कि जब रेप्लिकेशन स्टार्ट हुई वायरस की, जैसे हमने वहाँ स्टेप्स पढ़े थे तो उसमें मैंने आपको बताया भी था कि वो इंजर्ड कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है होस्ट के सेल को। ठीक है, अब वो बिल्कुल ही उसकी जो है उसमें चेंजेस आ रही हैं सेल में। अब जाहिर वो इन्फेक्ट तो हो चुका, उसके बाद जो है वो डीजनरेट भी होना स्टार्ट हो। डीजनरेट इसीलिए होगा ना कि उसको पहले ही जो है वो नुकसान पहुंचा दिया वायरस ने। ठीक है, तो ये इंडिकेट करेगा कि वाकई वायरस की जो है वो रेप्लिकेशन हुई, जिसने जो है वो साइटोपैथिक इफेक्ट प्रोड्यूस किया, जिसमें सेल डीजनरेट हुआ। This effect is seen as the shrinkage or sometimes ballooning of cells and the disruption of the monolayer by death of the cells. अब ये इफेक्ट जो हमें नजर आता है, ठीक है, अब उसमें ज़्यादा चेंजेस क्या आएंगी कि एक श्रिंकेज होगी, ठीक है, सेल्स में जो है वो बलूनिंग होगी, और जो मोनोलेयर है उसमें डिस्ट्रक्शन होगी, और ये किस वजह से होगी? सेल की डेथ की वजह से। तो इस तरह के चेंजेस जो है वो हम देखते हैं ताकि कंफर्म हो जाए कि वाकई भी वहाँ पे कोई वायरस है जिसने नुकसान पहुंचाया हुआ है होस्ट की सेल को, और उसमें चेंजेस क्या नजर आती हैं। और जाहिर है वो होस्ट सेल को ही यूज कर रहा है, तो उसको ही इन्फेक्ट करके और फिर उसको भी डैमेज करेगा, जिसकी वजह से सेल जो है वो डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाए। साइटोपैथिक इफेक्ट नजर आएंगे इन विच सेल्स डीजनरेट। नेक्स्ट है द चिक एम्ब्रियो। जैसे वहां पे हमने मीडियम में जो है वो सेल को ग्रो करवाया है, ठीक है, यहाँ पे जो है वो चिक एम्ब्रियो यूज होता है। चिक एम्ब्रियो है, उसमें जो है अपना वायरस जो कंटेनिंग हमारा जो सैंपल है वो उसमें जो है वो इनोकुलेट होगा, बल्कि इंजेक्ट होगा। फर्टाइल चिकन एग्स 10 to 12 days ओल्ड, ठीक है, इतना टाइम पीरियड जो है वो होना चाहिए उस एग का, जब भी हम उसको जो है वो यूज कर सकते हैं कल्टीवेशन के लिए। Fertile chicken eggs, 10 to 12 days old, have been used as a convenient cell system in which to grow a number of human pathogenic viruses, because viruses generally have preference for particular tissue within the embryo. मतलब कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनकी प्रेफरेंस जो है वो चिक एम्ब्रियो ही है, जिसमें वो कल्टीवेशन जो है वो हम कर सकते हैं, वहाँ पे जो है वो वायरस जो है वो ग्रो हो सकता है, और उसमें हम चेंजेस भी देख सकते हैं। Some viruses such as influenza viruses are grown in embryonated chicken eggs. इन्फ्लुएंजा वायरस है, स्मॉल पॉक्स वायरस है, तो ये इनकी जो प्रेफरेंस होती है वो ये चिक एम्ब्रियो ही होती है, जिसमें वो ग्रो करते हैं। तो वही पॉइंट यहाँ मेंशन है, सम वायरसेस सच एज इन्फ्लुएंजा वायरसेस आर ग्रोन इन एम्ब्रियोनेटेड चिकन एग्स। अब इसमें भी चेंजेस जाहिर नजर आएंगी। अब वहाँ अगर वो रेप्लिकेट कर रहे हैं तो वहाँ भी चेंजेस आएंगी। Influenza virus replication is detected by exploiting the ability of these particles to cause erythrocyte to clump together. ठीक है, अब डिटेक्शन किस तरह होगी कि इन्फ्लुएंजा वायरस है मौजूद वहाँ पे, जिसने रेप्लिकेशन किया है इन्फ्लुएंजा वायरस ने, ठीक है, तो होगा क्या कि जो एरिथ्रोसाइट्स हैं उनकी क्लम्प फॉर्मेशन होगी, मतलब क्लम्प आपस में जो है वो क्लम्प फॉर्मेशन करेंगे एरिथ्रोसाइट्स, तो ये इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होगा। तो ये चेंज भी नजर आएगा, तो डिटेक्ट कर सकते हैं हम कि वहां पे जो है वो इन्फ्लुएंजा वायरस की रेप्लिकेशन हुई है। नेक्स्ट, द ग्रोथ ऑफ स्मॉलपॉक्स वायरस इन द एम्ब्रियो is recognized by the formation of characteristic pock marks on the membrane. अब स्मॉल पॉक्स वायरस है, ठीक है, वो एम्ब्रियो में किस तरह रिकग्नाइज होगा कि वहां पे जो है पोक फॉर्मेशन होगी, पोक मार्क्स नजर आ रहे हैं, स्कार होता है ना, वैसे पोक मार्क्स नजर आएंगे मेम्ब्रेन में, ताकि ये हम डिटेक्ट कर सकें कि वहाँ पे किस वायरस की जो है वो रेप्लिकेशन हुई। तो अगर वो स्मॉल पॉक्स वायरस है, ठीक है, तो उसकी वजह से पोक मार्क्स जो है वो हमें नजर आएंगे मेम्ब्रेन में। लास्ट है एनिमल इनोकुलेशन। जैसे पहले हमने पढ़ा कि सेल कल्चर जो है वो यूज हुआ था, ठीक है, कल्चर मीडियम न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड किया गया था। सेकंड में हमने चिक एम्ब्रियो देखा,
चिकएम्पियो में जो है वो वायरस की रेप्लिकेशन हुई। अब थर्ड है एनिमल इनोकुलेशन। ज़ाहिर है यहाँ पे अब एनिमल्स यूज होंगे, जैसे माइस हैं, पैरट्स हैं, तो वहाँ पे उनकी डिटेक्शन के लिए ये एनिमल्स यूज किए जाते हैं। Experimental animals such as mice and parrots have to be used for the cultivation of some viruses. Growth of the virus is indicated by sign of disease or death of the inoculated animals. अब यहाँ पे चूंकि एनिमल यूज हो रहे हैं तो उसमें जो है साइंस जो है वो देखे जाएंगे कि हमने जब वायरस इनोकुलेट किया उस एनिमल में, अब उस एनिमल में क्या साइंस जो है वो शो हो रहे हैं। उनकी डिजीज मीन्स कि कोई ना कोई डिजीज तो कॉज कर रहा है वायरस, अब उसके सारे साइंस भी होंगे। ठीक है, अब वो साइंस जो है वो चेक, मतलब अब एनिमल को ऑब्जर्व किया जाएगा कि डिजीज के साइंस कौन से नजर आ रहे हैं। और डेथ ऑफ द इनोकुलेटेड एनिमल, और उसकी वजह से जो है वो डेथ भी हो सकती है इनोकुलेटेड एनिमल। तो बस यही टॉपिक रहता था रेप्लिकेशन एंड कल्टीवेशन का, तो वो जो है हम कवर कर चुके हैं। बाकी आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसमें आप मुझसे पूछ लीजिए। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।